आई होप यू एंजॉयड द प्रीवियस क्लास। ओके, अभी हम लोग यहीं से पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। ओके, यहाँ तक तो इधर पढ़ लिए थे। ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नहीं आएगा मेरे को बताना है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए, ठीक है, अभी सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 comprises 12.1 किधर है भाई? 12.1, ओके। comprises इलेक्ट्रिकल सर्किट, अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें। फिगर comprises, एक मिनट, comprises a cell or a battery, a plug key, electric components and connecting wires. It is often convenient to draw a systematic diagram in which different components of circuit are represented by the symbol. Conventionally, symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given. Okay, अब symbols है सर, ये जो symbols है सर्किट डायग्राम में यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल है, ठीक है। ए बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो उसका ये सिंबल है, ठीक है। देखो इधर ये प्लस, तो ये माइनस, और ये इलेक्ट्रिक सेल प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर प्लग की और स्विच ओपन, अगर स्विच ओपन है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, स्विच ओपन है मतलब, और यहाँ प्लग की स्विच क्लोज, ठीक है। ए वायर ज्वाइंट, ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है। ऐसे करके नेम दिया हुआ है, सारा देख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये एमीटर, एमीटर क्या है? सर्किट में कितना करंट है उसको नापने के लिए जो यंत्र का हम लोग यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? अमीटर, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट which is measured which measures ये वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इन द वायर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। कौन सीरीज में कौन रहता है पैरेलल में, ये पता होगा आपको, बताए थे हम, ठीक है। ओम्स लॉ, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, ठीक है। कोई रिलेशन है ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में जो एक कंडक्टर में होता है? तो ये देखो, लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी करने बोला है, चलो ठीक है, एक्टिविटी का तो रिजल्ट फाइनल यही दिया होगा। एक्टिविटी करने के लिए हम लोग को फिजिक्स लैब की जरूरत है, तो अभी फिजिक्स लैब नहीं है तो यहाँ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी you will find that approximately the same value for v by i is obtained in each case, ठीक है। ये बोल रहा है कि कुछ कुछ एक्टिविटी करवाए होंगे जिसमें ये लोग क्या किए हैं कि वोल्ट बाई करंट का जो वैल्यू है वो कितना बराबर आया होगा हर केस में, ठीक है। हर केस में वोल्ट बाई करंट का वैल्यू बराबर आया होगा, ठीक है। thus the vi graph is straight line that passes through the origin of the graph, ठीक है। हर वैल्यू सेम आया होगा ईच केस में, ठीक है। तो vi ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, जो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। देखिए ये है, दिस इज, ठीक है, vi ग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कैसे सेम का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे अगर ये इतना लेंगे, ये वैल्यू लेंगे तो इतना यही वैल्यू आएगा फिर, ठीक है। इधर इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर इतना यहाँ पे लेंगे, ऐसे लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे ही आएगा, बराबर आएगा। तो ये जो पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन दिस इन 1827 a German physicist जॉर्ज सीमन ओम, ठीक है, जॉर्ज सीमन ओम फाउंड आउट द रिलेशन। एक मिनट, ये लगता है कि बैटरी खत्म हो रहा है मेरा माउस का, इसलिए वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, बैटरी डालना पड़ेगा नया। ओके, डाल दूंगा। जर्मन फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? एक जर्मन फिजिक्स थे, ठीक है, जॉर्ज, जिनका नाम था जॉर्ज सीमोन ओम, ठीक है। ये रिलेशन निकाले करंट में और मेटेलिक वायर से जो पोटेंशियल अक्रॉस दोनों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों टर्मिनल में उसके बीच में, ठीक है। मतलब बेसिकली करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन निकाले, और ये एक जर्मन फिजिक्स जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम, ठीक है। The potential difference V across the ends of given metallic wire in electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, जिसको V बोलते हैं, वो मेटेलिक वायर में in a electric is directly proportional to the current flowing through it. ये V is directly proportional to I, मतलब potential difference is directly proportional to current flowing through that conductor, that is metallic wire, ठीक है, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया चिंता मत करो, आगे चलो, ठीक है, समझ में आएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके लिए नया हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट डोंट वरी, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, बट
टेम्परेचर सेम रहेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है भैया, तो ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, थ्रू अ मेटेलिक वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड्स देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मतलब ये ऐसे है। ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो देखो v बाई आई हमेशा कांस्टेंट है, ये अभी एक्टिविटी किए तो v बाई हमेशा कांस्टेंट है, v बाई आई। एक तो r ले लिए कांस्टेंट को, तो यहाँ v बाई आर इक्वल टू आई आर हो गया। ठीक है, अब देखो 12.4 में 12.4 किधर है, अच्छा रुको देखेंगे इन इक्वेशन 12.4। अच्छा ये इक्वेशन बोल रहा है, इक्वेशन 12. R इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एंड इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी मेटेलिक वायर का जो होता है ना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस से बोल सकते हैं। ठीक है, तो R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अपने को समझना है कि R इज द रेजिस्टेंस which is the constant value for that wire in which we are going to measure something for numerical values। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, R इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर द मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, it is a property of conductor, it is the property of conductor to resist the flow of charge through it। ठीक है, ये देखो ये पूरा इसका यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक क्या है, ये सब रेजिस्टेंस का डिफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, ये देखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, थ्रू इट। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, ओम है इसका। ठीक है, ओम क्यों इसका एसआई यूनिट पर, हम आपको बताए थे कि हर चीज का यूनिट होता है, आलू को केजी में लेते हैं, मिल्क को लीटर में लेते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में लेते हैं। ठीक है, वर्क को जूल में लेते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस किस में नापेंगे, किलो में तो नहीं नापेंगे, जूल में भी नापेंगे, इसको किस में नापेंगे हम लोग, ओम में। ठीक है, ओम। आप देखो अब एक हर चीज, अब इसका एक चीज कॉमन है, जो चीज भी हम लोग नया खोज रहे हैं उसका एक एक मतलब एक यूनिट उसका डिफाइन करना रहता है। ठीक है, जैसे 1 एम्पियर डिफाइन करना था, 1 वोल्ट डिफाइन करना था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप बना के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब एक बार आपको देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज v, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम कब बोलेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट flowing through it is 1 ampere, then resistance R of the conductor is 1 ohm। okay, that is 1 ohm equal to 1 volt by 1 ampere। okay, now also from equation we get I equal to V by R। ठीक है, करंट इक्वल टू V by R। ठीक है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे देखो करंट इक्वल टू V by R होगा ना, देखो यहाँ पे V by R कांस्टेंट था, V by R हमेशा कांस्टेंट आ रहा था, दिस कांस्टेंट, तो R इक्वल टू V by R वही है। ठीक है, we get V by R। ठीक है, हाँ फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अभी तक 2-3 फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा अपने को याद रखना है, फॉर्मूला या फिजिक्स में फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इट इज ऑब्वियस it is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance। ठीक है, ओके, करंट क्या है, देखो अच्छा एक बात पता है आपको, करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझाते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब मान लो कोई A है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, बट अगर हमको यही लिखना रहेगा A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, सॉरी अरे इरेजर ना, ओके, अगर मेरे को लिखना पड़ेगा A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, A और यहाँ पे ऐसे करके 1 by B लिखेंगे, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इससे आप क्या सीख रहे हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, B। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे, तो यहाँ पे इसका किसका किसका रिलेशन आपको दिख रहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है मेरा, ये तो पता आपने, लेकिन I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना मतलब करंट बढ़िया फ्लो होगा। ठीक है, तो ये देखो फिर
इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 12 पॉइंट द करंट थ्रू रजिस्टर। अच्छा, ये इक्वेशन से आपको तो पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट रेजिस्टेंस के, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी, ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ताकि एक एग्जांपल याद रहेगा ना आपको, तो ये सब ठीक हो जाएगा फिर आपको। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। A compound used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance, ठीक है। ये क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये हम लोग प्रैक्टिकल केसेस में ये हम लोग क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बट ए कंपोनेंट यूज्ड, अब ये कैसे हम लोग करते हैं, ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग करंट को जो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, तो विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स, तो उसका किसके मदद से करते हैं हम लोग, वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से ऐसा करते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट पढ़ते हैं, ठीक है, रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट, एक मिनट, ये इसका डी भी आ गया सर, रियोस्टेट पढ़ते हैं इसको, ठीक है, रियोस्टेट। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफ्टन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस रहता है, उसका नाम रियोस्टेट है, ये क्या यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये याद रखना, अपने को क्या क्या पता चला अभी, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपने को करंट और करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज वी यूज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स विदाउट चेंजिंग वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ये करना है मेरे को, रेजिस्टेंस चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये रेजिस्टेंस क्यों चेंज करेंगे हम लोग, करंट क्यों चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये सब दिमाग में आ रहा होगा। तो ये सब अभी आपको सिर्फ जानना है, ठीक है, क्यों ये इसको चेंज करने के लिए कौन सा डिवाइस लगता है, फिर आप 12th में या 11th में जाएंगे तो आपको इसको पे मतलब पूरा अच्छे तरह से ब्रीफ ब्रीफ मिलेगा, ठीक है। ये आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो डायरेक्टली 12th में तो जाकर सब कुछ नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर सिलेबस, इसलिए 10th में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा, 12th वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हो सकता है थोड़ा डीप में यहीं भी चले जाए, ठीक है। तो वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। व्हाई डू दे डिफर, ठीक है। ये इस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व हुआ कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट करंट है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, तो सर्टेन कंपोनेंट्स आफ्टर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर्स रेजिस्ट द फ्लो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो इजी पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने में, ठीक है, लेकिन कोई जो है फ्लो को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट मतलब रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, और मतलब उसका फ्लो में बाधा डालता है, ठीक है। इसीलिए हर हर जो ये कंपोनेंट है उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, डिफरेंट करंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ इजी पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल, कुछ कंपोनेंट जो है इजी पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के लिए, और कुछ जो है रेजिस्ट करता है, ठीक है। वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग को पता है, हम तो वेरी फर्स्ट क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे कौन कंस्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक करंट को मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन्स तभी इलेक्ट्रिक करंट ये होता है, मतलब वही लेके कैरियर है वो, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है जहां तक वो अभी फिर भी एकदम फ्री नहीं है मूव करने के लिए विद इन अ कंडक्टर, ठीक है। दे आर रेस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स एमंग दे मूव, ठीक है। ये कुछ अपने मतलब क्या बोले खिंचाव होता है, अट्रैक्ट करता है एटम्स एमंग उसमें, क्या बोलते दे स्टैंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स एमंग इच दे मूव, ठीक है, और अट्रैक्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रेंड होता है, ठीक है, रिस्ट्रेंड मतलब मूवमेंट को रोकता है, बाधा डालता है। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है।
through a conductor is retarded by resistance. A component of given size that offers a low resistance is called good conductor. ठीक है, देखो एक कंपोनेंट है कोई साइज का, वो ऑफर लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है। हाई रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट मतलब क्या करेगा, रेजिस्ट मतलब फ्लो को रोकेगा। ठीक है, इट विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा वो। ठीक है, इसलिए वो इसलिए वहां पे अगर लो रेजिस्टेंस है तो कम रेजिस्ट करेगा, यानी हाई होगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ये रिलेशन आया, I इज डायरेक्टली सॉरी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V by R, that is I is inversely proportional to R। मतलब जितना कम रेजिस्टेंस उतना हायर वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो फ्रॉम द गिवन कंडक्टर और मेटेलिक वायर व्हाटएवर देयर you are provided। okay, so the component of given size okay, तो गुड कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आएगा आपको, मान लो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा, तो क्वेश्चन में आया कि गुड कंडक्टर और एक गुड कंडक्टर हैज, ऐसे करके हैज करके, और नीचे ऑप्शन ए में दे दिया हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, नन ऑफ दिस, तो क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस। इसका याद करने का एक ही तरीका है, लो रेजिस्टेंस मतलब एकदम कम, मतलब रेजिस्टेंस मतलब एकदम कम, लो रेजिस्टेंस मतलब इट विल रेजिस्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, फ्रॉम फ्लोइंग इन अ सर्किट और इलेक्ट्रिक मेटेलिक वायर। ओके, नाउ अभी कहाँ देते हैं हम लोग, इधर से ना यहाँ तक। ओके, ए कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। ठीक है, ए कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, a component of identical size that offers a higher resistance is a component of identical size that offers a higher resistance। अच्छा, ऐसा कंपोनेंट जो आइडेंटिकल साइज का ऑफर करता है, कैसा, एकदम हाइयर रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, तो ये पुअर कंडक्टर। हम बताए थे हाइयर रेजिस्टेंस मतलब पुअर कंडक्टर। ठीक है, एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हाइयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और इंसुलेटर जो है सेम साइज का ऑफर हाइयर रेजिस्टेंस। ठीक है, हाइयर रेजिस्टेंस मतलब पुअर कंडक्टर। ठीक है, अभी ये तक यहाँ तक मेरे को समझ में आया, इधर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को बताना। ठीक है, वैसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी डालेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई नया टॉपिक हम लोग एक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अच्छा, किन किन फैक्टर पे एक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो, जैसे एक स्टूडेंट के लाइफ, स्टडी लाइफ जैसे कितना पीसफुल हो सकता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो जो पढ़ना चाह रहा था उसके लिए उसको पैसा मिला, उसका मम्मी पापा का इनकम, दूसरा उसके घर में कैसा माहौल है, तीसरा उसको पढ़ने के लिए सारा फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं, तो ये सब सारी चीजों पे स्टूडेंट का रिजल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, it is observed that the emitter reading decreases on one half when the length of wire is doubled। okay, ये बोल रहा है कि अमीटर रीडिंग जो है डिक्रीज होता है वन हाफ व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ वायर हम लोग डबल करते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ वायर अगर डबल करते हैं तो अमीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाता है वन हाफ से। ठीक है, the emitter reading is increased when thicker wire of the same material of the same length is used in the circuit। the emitter reading is increased thicker wire of the same material। अच्छा, अब मीटर रीडिंग इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है। मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट थ्रू द कंडक्टर। ओके, सो अगर एमीटर रीडिंग इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लो ऑफ करंट इज हाई देयर। ओके, तो एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर, थिकर मतलब मोटा, ठीक है, thicker wire of the same material of the same length is used in the circuit। ठीक है, अगर सेम मटेरियल का सेम लेंथ का अगर थिकर वायर करें तो एमीटर रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा।
और यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ था, डिक्रीज कर रहा था 1/2 से, अगर हम लोग लेंथ बढ़ा रहे थे वायर का, अगर डबल कर दे रहे थे तो इसका 1/2 से हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा व्हेन थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। ओके, a change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used। okay, ये क्या बोल रहा है, a change in ammeter reading is observed when a wire of different material of same length and same area of cross section is used। अच्छा ये क्या बोल रहा है, हम लोग को एमीटर में जो चेंज नजर आता है वो किसके कारण होता है, वो चेंज जो ऑब्जर्व होता है इसके कारण जब एक वायर होता है वो डिफरेंट मटेरियल का हो बट सेम लेंथ का होना चाहिए और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब, ये देखो आपको बता रहा है, ये ऐसे हैं, ये वायर है, ठीक है, अरे यार थोड़ा सा माफ करना, ये वायर है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है ना ये सेम होना चाहिए तीनों वायर में, ठीक है। ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना ये सेम है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना कि भैया आपका तो डिफरेंट लग रहा है, बट ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है सबका, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, बट यहाँ क्या बोलते हैं, ये वायर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एमीटर का जो रीडिंग है वो डिफरेंट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या था, ओके, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनली हटता तो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला देख लो ऊपर में क्या हो जाता है यहाँ पे, ओम्स लॉ, बहुत दूर चल गए हम लोग तो, V इक्वल टू आई हो जाता ना, तो दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। यही है ओम्स लॉ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 1 ओम, 1 ओम, और क्या था 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, ये तीनों डेफिनेशन मेरे को चाहिए, मतलब आप लोग लिख के रखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ये मान के चलो आता ही आता है, ठीक है। तो हाई हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, on applying Ohm's law we observe that the resistance of a conductor depends on its length, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि, ये क्या बोल रहा है कि अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एंड द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, ठीक है। जैसा कि आपको अभी हम लोग ऊपर देखे ना, इसी तरह। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पे, एक लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वायर का, और नेचर किस मटेरियल का है। अब जैसे एल्युमिनियम का तार हो, ठीक है, उसके बाद फिर आयरन का हो नॉर्मली, ठीक है, तो इस पे मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया कितना उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। The precise measurement have shown that the resistance of uniform metal is directly proportional to its length I. Precise measurement have shown that the resistance of uniform metal is directly proportional to its length. Okay. रेजिस्टेंस होता है यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखो आप ये सब याद रखोगे ना, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वेशन तो आपके बन ही जाएगा। देखो अभी जैसे मेरे को पता है, ठीक है, अच्छा ये रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड्स करता है, अगर क्वेश्चन आ गया तो नेम द फैक्टर्स इन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, 3 मार्क्स, लेंथ, पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। 3 मार्क्स मेरे को मिल गया, ठीक है। मान लो हाफ 1.5 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स भी तो मिल गया ना डायरेक्टली, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, याद रखना ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। और मेरे को, मैं पहली बात तो मेरे को मार्क्स, ऐसा मार्क्स के लिए मतलब ऐसा मार्क्स है उसके लिए नहीं, आई हैव टू गेट नॉलेज फ्रॉम इट व्हाट द बुक इज सेइंग एक्चुअली, ठीक है। ये आपको पता रहेगा ना तो ये आपको बहुत ऑटोमेटिक रिजल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग रिजल्ट पे फोकस करेंगे, बट अभी मेन नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ग्रास्प करना अपना मेन मोटो है अभी, ठीक है। व्हाट एक्चुअली बुक इज सेइंग, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। नाउ लुक एट दैट इज, ओके, R is directly proportional to I, ओके, सॉरी लेंथ, यहाँ बता, देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे आप इसको याद कर लो, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू द वायर पूरा सेम रहेगा। ऐसे देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे इतना एरिया हो गया, यहाँ पे चौड़ाई बढ़ गया, यहाँ पे मान लो कोई दूसरा नेचर का आ गया, वैसा नहीं, एक पूरा एकदम
ऐसे एकदम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस मतलब आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। ठीक है, तो एल ये अपना निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के 1/a। ठीक है, 1/a। ठीक है, 1/r/l। ठीक है, नाउ अभी देखो आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आर आर है ना, दोनों तो कंबाइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। ठीक है, दैट इज लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जो यहाँ जो प्रोपोर्शनली हटेगा, देखो वहां पे ओम्स लॉ में क्या था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था। ठीक है, तो वहां पे जब कटा था ये प्रोपोर्शनली हटा तो कांस्टेंट आया था, v इक्वल टू आई आर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर आया था, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वाला r इज डायरेक्टली l/a आया अपना, यहाँ पे जब ये कटेगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये क्या होगा, एक आएगा रो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रो। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसी तरह। तो वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एंड इट इज कॉल्ड ओके, तो where rho is constant of proportionality and is called the electrical resistivity of material। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है मटेरियल का, कंडक्टर का जो मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम। ठीक है, ओम इसका रेजिस्टिविटी क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का, ओम है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, द मेटल एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज। ठीक है, मेटल अलॉय क्या होता है, बहुत लो रेजिस्टिविटी का होता है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम पर मीटर टू 10 सॉरी पर मीटर नहीं 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, मेटल अलॉय वेरी लो रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, 10⁻⁻, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास। इंसुलेटर मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। ठीक है, ठीक है, तो इंसुलेटर एंड रबर है, इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर 10⁻12 to 10⁻⁻ ओम मीटर। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होता है मटेरियल का वो वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, हाँ टेबल 12.2। ओके, अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कुछ काम से चले गया था, जरूरी था, जाना ही जरूरी था। ओके, अभी मैं अगर हो सकता है कहीं डायरेक्टली शुरू कर दिया हूँ, डायरेक्टली आपको समझ में ना आया हो तो कहीं समझ में नहीं आया। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये ऐसे यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या है, ओम है, ये मेरे को पता है। ठीक है, ये रो क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल का। ओके, reveals that अच्छा table 12.2 reveals that resistivity of an alloy is generally higher than the reveals that the resistivity of an alloy, resistivity जो होता है alloy का is generally higher than that of the constituent metals। ठीक है, resistivity जो alloy का होता है कि higher होता है। ठीक है, metal से alloy का जो resistivity होता है किससे higher होता है, metal से higher होता है। ठीक है, यार ये माउस दिक्कत कर रहा है, लगता है बैटरी डाउन हो गया इसका। हायर और यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। ठीक है, ये देख लो, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं होता रैपिडली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एलॉय जो होता है हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो बर्न नहीं होगा, बर्न ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मतलब टेक्निकल वर्ड हम लोग ऑक्सीडाइज यूज करेंगे, मतलब स्टूडेंट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये सब। ठीक है, तो इसके लिए आप बर्न ब्रैकेट में दे दिया इसलिए आप समझ पाओगे। तो
रेडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, मतलब उतना बढ़िया से, मतलब डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है हाई टेम्परेचर पे। फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रीजन दे आर नो कॉमनली, दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता, जल जाता, तो एलॉय, अगर आयरन वगैरह में अगर कुछ दूसरा चीज डालते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता, वो भी जल जाता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन में डालते हैं एलॉय को, वो जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। टोस्टर्स, वो खाना बनाने वाला होता है। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, ठीक है। टंगस्टन क्या, टंगस्टन देखिए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, बल्ब जो पहले ब्लू, ये येलो कलर का आता, अब तो व्हाइट वाला सेफन जैसा आने लगा। पहले ये येलो कलर का बल्ब आता था, उसमें देखो फिलामेंट, जब भी कोई बोलता कि बल्ब फ्यूज हो गया क्या, देखो तो देखता था, बल्ब उतार के ऐसे देखता था, उसका फिलामेंट टूट गया क्या, फिलामेंट टूट जाता था, तो यानी कि बल्ब जो है फ्यूज हो गया है। वेयर कॉपर एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, और जो कॉपर एंड एल्युमिनियम है वो क्या यूज किया जाता है जनरली, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस ऑफ एट 20 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कुछ सब्सटेंस का दिया गया है जो 20 डिग्री पे टेम्परेचर है, सिल्वर कॉपर ये सब देख लीजिएगा, देखो कंडक्टर का भी दिया गया, एलॉयज का भी दिया है, और यहाँ पे इंसुलेटर का भी दिया है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये पता अपने को, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर का लो रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, यहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो अब इधर क्या है, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे आप देखो 12.3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, ठीक है। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, अच्छा 220 वोल्ट सोर्स से उसको करंट आ रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना 1200, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज, ठीक है। तो देखो आपने को वोल्ट दिया और रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, तो अभी इसको निकालना है, देखो करंट निकालना है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई होता है, मेरे को पता है V इक्वल टू आई होता है, ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया था R, उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। वी आर गिवन V इक्वल टू आई, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन I कितना अपना V इक्वल टू आई, देखो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, देखो V इक्वल टू आई था, V, अरे यार माउस बड़ा दिक्कत कर रहा है, V इक्वल टू आई आर, आई तो अपना वोल्टेज दिया हुआ है, आर दिया हुआ है दोनों केस में, ठीक है। आई निकालना आपने एक को, तो वी बाई आर कर देंगे, वी बाई आर अपना इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है, वी बाई आर। तो वी कितना 220 और यहाँ पे 12, तो 220 बाई 12 0.8 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह किए तो 2.2 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह ये भी एग्जांपल, ये सब देख के बनाएंगे, और मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो पूछना मेरे से, ठीक है। चलो क्लास इज ओवर, वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेम्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, ठीक है। ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी 2 टॉपिक पढ़ लिए, ये आप लोग क्वेश्चन बना, बड़े मजेदार है, और कोई भी दिक्कत हो डू कमेंट, ठीक है, कमेंट मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट वेयर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, और मेरे को बताओ, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छे नंबर लाना, अच्छे कुछ करना भाई, ठीक है। चलो गुड बाय, थैंक यू।